भारत में न्यूज चैनल्स पर नफरत से भरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए न्यूज एंकर्स जिम्मेदार हैं। ये सख्त टिप्पणी की है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनल्स को जमकर फटकार लगाई है। हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा है कि ये एंकर्स की जिम्मेदारी है कि वो किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा है कि इस मामले में सरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है, क्या ये एक मामूली मुद्दा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने की आजादी नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने वाले यूनाइटेड किंगडम के एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यूज चैनल्स हमें कुछ विश्वासों के आधार पर बांधे रखते हैं, लेकिन सरकार को प्रतिकूल रुख नहीं अपनाना चाहिए, उसे कोर्ट की मदद करनी चाहिए। मामले में याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल्स उन्हें इसके लिए मंच देते हैं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि चैनल और राजनेता ऐसी हेट स्पीच से ही चलते हैं। चैनल्स को पैसा मिलता है, इसीलिए वो 10 लोगों को बहस में बिठाते हैं। टीवी चैनल्स की हेट स्पीच वाली याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई 1 महीने के बाद 23 नवंबर को की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो ये स्पष्ट करे कि क्या वो हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का इरादा रखती है। इस मसले से जुड़े हमारे आज के सवाल हम आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से पेश करना चाहते हैं। ये सवाल हैं कि क्या पत्रकारिता की मर्यादाएं लांघ चुके हैं टीवी एंकर्स? क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार से खबरिया चैनल्स सबक लेंगे? क्या केंद्र सरकार जानबूझकर मामले में मूक दर्शक बनी हुई है, जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि आप मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? क्या भारत में अभद्र भाषा वाले एंकर्स को पसंद किया जाता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये जो पसंद की फहरिस्त है, इसी की वजह से भी बहुत सारे चैनल्स देखा देखी अभद्र भाषा का जो एंकर्स है वो शो के दौरान इस्तेमाल करते हैं। क्या बिना हेट स्पीच के टीआरपी में जीत पाना असंभव है और क्या नेताओं को ऐसे टीवी शो से फायदा पहुंचता है? यकीनन पहुंचता है, तभी इस तरह के जो शोज होते हैं उनके मंच पर अब अक्सर देखेंगे कि राजनेता आते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आज के स्ट्रेट टॉक में आगे बढ़ने से पहले हमारी दर्शकों से अपील है कि कृपया आप भी स्ट्रेट टॉक से जुड़िए, अपनी बात हमारे शो के दौरान उठाइए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों विचारों को समझ सके, उनका हल भी निकालने की कोशिश करें। और इसी कोशिश में हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उनके हम नाम बता देते हैं आपको। हमारे साथ बनी हुई हैं नेहा धवन है, जो कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ हरियाणा बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार और विचारक हैं प्रोफेसर राजीव लोचन, और जो हमारे आज के तीसरे पैनलिस्ट हैं उनका नाम है, आपके प्रवक्ता हैं डॉक्टर सनी अहलूवालिया। तीनों पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की सीधी बात यानी कि सीधा संवाद शुरू करने से पहले दर्शकों से फिर से अपील करते हैं कि आप हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को अपने समर्थन से मजबूत बनाने में मदद करें। आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहता है। दर्शकों के विचार लोकतंत्र के स्तंभ पत्रकारिता को मजबूत बनाते हैं, इसलिए आपका सहयोग बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। नेहा, आपसे शुरू करना चाहूंगी। टीवी एंकर्स को फटकार लगाई गई है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलने के बाद से अब जो चिल्लाने वाले और शोर मचाने वाले अभद्र भाषा बोलने वाले एंकर्स हैं उनकी क्या छुट्टी की जाएगी? देखिए नेहा, ये मैटर जो है ये सीरियस इशू है जी। हम 130 करोड़ जनता के देश में रहते हैं और ये जिम्मेदारी सभी न्यूज चैनल्स के ऑनर्स की और उनके साथ साथ उस प्रोग्राम के संचालक जो एंकर हैं उनकी भी बनती है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही हूँ। मेरा ये मानना है कि न्यूज एंकर्स को अभद्र भाषा में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको अनबायस्ड होना चाहिए, उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए और किसी की भी भावनाओं को हताश नहीं करना चाहिए। हमारे साथ टीवी एंकर्स जितने भी हैं और डिबेट में मैं भी जाती हूँ, हमारे जो साथी बैठे हैं वो भी जाते होंगे पैनलिस्ट के रूप में। तो ये पैनलिस्ट के साथ साथ एंकर्स की भी ड्यूटी बनती है कि हम किसी भी डिबेट में ऐसी
भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो किसी की भी भावनाओं को आहत करें। ये एंकर्स के साथ साथ यहाँ पर मैं कहूंगी कि एक शब्द और जुड़ जाना चाहिए। एंकर्स के साथ साथ पैनलिस्ट की भी भूमिका होनी चाहिए। पैनलिस्ट भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि उस न्यूज डिबेट को चलाने वाले एंकर जिम्मेदार हैं। एंकर्स के साथ साथ पैनलिस्ट को भी साथ में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब एज अ पैनलिस्ट मैं मीडिया पर आती हूँ, चैनल्स पर आती हूँ, तो ये मेरी भी पर्सनल जिम्मेदारी है कि मैं डिबेट में बैठकर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं, किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी की पर्सनल जो है लाइफ है उसको मैं उजागर करती हूँ, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें सबको मिला है, एंकर्स को भी है, पैनलिस्ट को भी है और सुनने वालों को भी है, लेकिन सुनने वालों का फ्रीडम ऑफ स्पीच हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम पैनलिस्ट बोलेंगे, जो एंकर्स बोलेंगे न्यूज डिबेट के अंदर, वही जो है दर्शक सुनते हैं। तो इसलिए हमें सबकी भावनाओं को साथ लेकर चलना चाहिए और सबके विषय में सोचना चाहिए। पर इससे कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद एंकर्स जो है शो में जो अब संभल कर बातचीत करते हुए नजर आएंगे, इससे बड़ा फर्क नहीं? देखिए, जो जिम्मेदार नागरिक होगा उससे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमारे भारत देश में हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली है और उनके आदेशों को मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जितने भी एंकर्स इस बात को मानेंगे और जो जिम्मेदार होगा वो जरूर मानेगा। जी, हमारे साथ प्रोफेसर राजीव लोचन है, उनसे भी समझ लेते हैं। लंबे समय से प्रोफेसर आपने भी जो हेट स्पीच देश में चल रहा है, आप लगातार उस पर बोलते भी रहे हैं और अपनी बात रखते रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी सामने आई है, आपको लगता है कि कुछ हालात बदलेंगे? बहुत ज्यादा हालात तो तब बदलेंगे जब लोगों में थोड़ी सी सभ्यता आएगी। आप ख्याल रखिए, पिछले 7-8 सालों में भारत देश के लोगों ने सभ्यता को ताक पे रखा हुआ है और असभ्य तरीके से एक दूसरे के साथ बर्ताव करने को हमने नॉर्मलाइज कर लिया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे यहाँ जो कि लगभग हर चीज के बारे में असभ्यता से चर्चा करती हैं, और जब उनको डांट लगाई जाती है या उनको कोर्ट में ड्रैग किया जाता है तो फटाफट गिड़गिड़ाने लगते हैं, रेंगने लगते हैं और माफी मांग लेते हैं। पंजाब में ही हमें इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को पीछे मिले हुए हैं। हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो असभ्यता का वातावरण था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट केवल इस असभ्यता के वातावरण के ऊपर थोड़ा सा एक कमेंट है, शायद लोगों के दिल में थोड़ी सी शांति लाए, ये बोल दे कि लोगों को ये सोचने की थोड़ा सा मौका दे दे कि हमें इस तरह की यदि हम असभ्यता करते रहे तो हमें सजा होगी। पर एक चीज जरूर है, ये जो ब्रॉडकास्ट होती है, सारी की सारी ब्रॉडकास्ट टेक्निकली 5 से लेकर 10 सेकेंड बीतने के बाद होती हैं, जिसका मतलब है कि इंजीनियर्स के हाथ में, जो एडिटर्स हैं उनके हाथ में ये क्षमता है कि वो जो चीज असभ्य हो, जो अभद्र हो, उसे रोकने की वो क्षमता रखते हैं। और यदि वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते तो इसमें उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। नेहा धवन ने कहा था कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें भी सभ्यता का बर्ताव करना चाहिए, तो उसमें तो मैं कहूंगा कि पार्टिसिपेंट्स तो पार्टिसिपेंट्स है ना, वो तो अपना जो भी एंगल है वो पेलेंगे ही पेलेंगे, उसको आप बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते। तो इसेंशियली जो एडिटर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो चीजों को गलत होने से रोके। वो किस हद तक लोग निभा सकेंगे मुझे मालूम नहीं, पर एक चीज जरूर ख्याल रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कानून के बारे में कहा है तो आप मान के चलिए कि कल परसों आज की सरकार तो नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने इस तरह की टेंडेंसीज नहीं दिखाई हैं, पर आने वाली कुछ सरकारें जरूर होंगी जो आएंगी और एंकर्स को पकड़ के जेल में डाल देंगी, केवल इसलिए कि जी आपका जो शो में बात थी उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं। इस देश में भावनाएं आहत होने का जो नाटक है ये पिछले काफी समय से खेला जा रहा है और एक विशेष तबका होता है जिसकी भावनाएं हर वक्त आहत हुई रहती हैं। इस तबके को कोई भी कुछ बोलने से बहुत घबराता है, बहुत खतराता है, तो वो तो अभी भी चलता रहेगा। जी, लेकिन एक टिप्पणी जो है वो सरकार के लिए भी की है कि आप क्यों इस मसले को छोटा समझ रहे हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप छोटा क्यों समझ रहे हैं, आप मूक दर्शक क्यों बन रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आरोप लगते रहे हैं केंद्र की सरकार को कि उनकी शह पर, उनके इशारे पर ही जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं, जो हम राष्ट्रीय चैनल्स जिनको हम कहते हैं, वो इस तरह के जो हेट स्पीच है उनको बढ़ावा देते हैं या फिर मंच। नेहा जी, जो सरकार है ना, मैं यही आगाह कर रहा था कि सरकार इस कानून की आड़ लेके, ऐसा कोई यदि कानून बन गया तो उसकी आड़ लेके आने वाली कोई सरकार होगी तो एंकर्स को पकड़ के जेल में जरूर डाल देगी। झगड़े कम हो या ना हो ये तो आने वाला समय बताएगा, पर एंकर्स जेल में जाना शुरू हो जाएंगे, ये पक्का बात है, मान लीजिए। यानी हम लोग को काफी अब जो है संभल कर बात करनी होगी और कहीं ना कहीं संभल के। जी,
एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन मैं प्रोफेसर डॉक्टर अहलूवालिया से जो ब्रेक पर वापस लौटूंगी तो ये जानना चाहूँगी कि सरकार की भूमिका को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उस पर आपका क्या कहना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच को लेकर दी गई टिप्पणी पर। हमारे साथ है आपके प्रवक्ता डॉक्टर सनी अहलूवालिया। अहलूवालिया जी, आपने सुना जो हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है हेट स्पीच और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सरकार को मूक दर्शक भी बताया और साथ ही साथ कहा है कि आप इसे छोटा क्यों समझ रहे हैं। आपकी राय में ये किस तरह की जो टिप्पणी है? देखो नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो हेट स्पीच जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के अंदर करती है उसमें कौन सी हेट स्पीच है, कौन सी नहीं है। सरकार को मूक दर्शक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि जब तो स्टेजेस के ऊपर पॉलिटिकल रैलीज के अंदर कोई नेता हेट स्पीच देता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हेट स्पीचेस जो फैला रहे हैं, जो इनको पीछे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम बिल्कुल एग्री करते हैं, लेना चाहिए एक्शन। लेकिन इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस जो हेट स्पीच देते हैं, अगर पैनलिस्ट बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, तो सबके ऊपर होना चाहिए और इसकी एक कमेटी होनी चाहिए। और कमेटी के अंदर जजेस हो, रिटायर्ड जजेस हो, आईपीएस ऑफिसर्स हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हेट स्पीचेस क्या है। सरकार जो सी है आज के टाइम में, जो सेंट्रल की सरकार है, उसने एक डेफिनेशन दी है हर एक चीज को। अगर वो कोई भी इंसान भारतीय जनता पार्टी का है तो वो कोई भी स्पीच दे उसके ऊपर एक्शन नहीं होएगा। लेकिन अगर वो किसी ऑपोजिशन पार्टीज का, ऐसे ही अगर कोई चैनल जो सच दिखाता है उसके अगेंस्ट एक्शन साथ के साथ होता है। लेकिन जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, अगर वो कोई ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं होता। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं समर्थक भी देता हूं। समर्थक इसलिए देता हूं कि अगर हेट स्पीचेस बंद होएंगी, आपने पीछे देखा है कि कैसे एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन करके पूरे देश के अंदर और बाहरले देशों के अंदर भी हमें माफी तक मांगनी पड़ेगी, हमारे प्रधानमंत्री तक को माफी मांगनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमें ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए और इसके तहत एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कोई ना कोई पैनल होना चाहिए जो इस चीज को देखे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हेट स्पीचेस अगर कोई फैला रहा है वो बेशक पॉलिटिशियन हो। ये है कि अगर आपने चंदा पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं, लेकिन अगर आपने किसी और को दिया तो आपके ऊपर एक्शन। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी वही एक्शन होना चाहिए जो किसी पैनलिस्ट पे हो, जो किसी एंकर पे हो या किसी भी इंसान के ऊपर हो। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब तक ये डेफिनेशन और इसके ऊपर एक पैनल होता है, अब हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि अभी जो सी सरकार है ये तो एक्शन नहीं लेगी, लेकिन आने वाली सरकारें तो किसी को भी अंदर कर दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाली सरकारें या जो प्रेजेंट सरकार है, हम सबको इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। रोल इसलिए भी प्ले करना चाहिए कि जितनी भी देश के अंदर दंगे फरियाद, ये कोई भी बात ऐसे शब्द बोलने करके लोग भड़क पड़ते हैं, वो लोग भड़कने की हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसी चीजें ना करें। वो बेशक एंकर है, वो बेशक पॉलिटिशियन है, वो बेशक हमारे कंसल्टेंट है, हमारे एनालिस्ट है, वो सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं है कि एंकर के लिए रूल कोई और हो और पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे स्पोक्स पर्सन के लिए रूल हो। सबके लिए रूल और एक होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि सरकार क्यों इसके ऊपर कुछ बोलती नहीं, सरकार क्योंकि किसी ना किसी को इसका फायदा मिल रहा है, इस करके इसके ऊपर नहीं बोला जा रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को और विदेश में लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो सा हिंदुस्तान है ये एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है। और ये डेवलप्ड कंट्री तभी बनेगा जब हम अपनी भाषा के ऊपर और ऐसी चीजों से अवॉइड करें। नेहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही है कि कहीं ना कहीं मंच दिया जाता है, राजनेताओं को फायदा होता है। ये जो मंच है ये पहले से ही तो एंकर्स को मिला हुआ है, पत्रकारिता का माध्यम बना हुआ है। लेकिन आजकल क्योंकि आप एक टीवी प्रोफेशनल भी रह चुकी हैं, आपने देखा कि हम सभी को ये पहले ही बताया जाता है कि आपको किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, आपको सांप्रदायिक भाव को जो है वो ज़्यादा उकसाने वाले जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं करना है। और आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है जब जो समाज है उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो सके। नेहा। बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो मैं अहलूवालिया जी का जवाब देना चाहूंगी कि ऐसा
बिल्कुल भी मंशा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि वो हेट स्पीच को बढ़ावा दे रही हैं आज देश में मीडिया के थ्रू। और दूसरी बात, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की अहलुवालिया जी बात कर रहे हैं तो केजरीवाल जी भी कहीं कम नहीं है और आम आदमी पार्टी भी किसी हद तक कम नहीं है हेट स्पीच को बढ़ावा देने में। ये प्रमाण आपको आज भी मीडिया पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि आपने अभी बताया, मैं भी दूरदर्शन में न्यूज एंकर भी रही हूँ और मीडिया में मैंने काफी सालों तक काम किया है। जब मैंने शुरुआत की थी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में 2000 से मैंने शुरुआत की थी, 2000 ईयर से, और उस समय से जो हम देखते आए थे तो ये प्रसार भारती बोर्ड के अंडर AIR और दूरदर्शन के जो चैनल्स थे वो चलते थे और प्रसार भारती बोर्ड की क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहती थी। जब हम ट्रेनिंग सेशन में थे तो हमें शुरुआत में ही ये बात बता दी गई थी कि कुछ शब्द निषेध हैं जो मीडिया पर आपको नहीं बोलने हैं, और वो निषेध शब्दों की लिस्ट हमें दी जाती थी। हमें स्पेशली बोला जाता था कि आम बोलचाल की भाषा में जो हम स्लैंग शब्द यूज करते हैं वो आप मीडिया पर नहीं बोल सकते। उसके पीछे की जो बात थी वो थी कि मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए और मर्यादित शब्दों का चयन होना चाहिए, क्योंकि मीडिया देखने और सुनने वाले जो हमारे श्रोता और दर्शक हैं वो हर उम्र के हो सकते हैं, हर वर्ग से हो सकते हैं, हर जाति से हो सकते हैं, हर धर्म से हो सकते हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के बाद जब से लगभग हमने देखा ये 1995 के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रांति आई, जिससे चैनल्स का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ और वो प्रसार भारती बोर्ड से हटकर सेल्फ रेगुलेटरी चैनल में आए, जिस पर कुछ कहीं रेगुलेशंस में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन भी था, नबाडा का उनके ऊपर जो कंट्रोल रहा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल भी बनाया गया इसके लिए। लेकिन उसके बाद भी सेल्फ रेगुलेटरी टीवी चैनल्स रहे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, न्यू मीडिया का जमाना है, और कहीं ना कहीं हेट स्पीच मेरी यही बातचीत है। जी जी मेरी यही बात है कि कहीं ना कहीं न्यू मीडिया आने के कारण हमें अब लॉज के अंदर जो है चेंजेस करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं इसमें जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसका गला तो नहीं घोटा जाएगा, ये भी एक बड़ा कंसर्न जो है जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनको एक कहीं ना कहीं ये चिंता सताई जा रही है। एक छोटी सी कॉल ले लेंगे, एक हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी नेहा जी, मैं सुन रहा था आपकी बातें जी। पहले मैं ये कहूँगा जो नेहा धावन जी ने कहा बिल्कुल अपने आप को कवर करने के लिए अभी तक ये लोग मान नहीं रहे कि जो गोदी मीडिया है इंडिया में 99% जो मीडिया है वो कंट्रोल बाय गोदी मीडिया है। ये आपको हम बाहर बैठे हैं, हमें पता है। और जो क्या कहते हैं अनपढ़ भी है ना जो, वो भी न्यूज देख के समझ जाता है कि क्या क्या हो रहा है इंडिया में। वहां पर चैनल इतने चलाते हैं, जो एंकर इतने चलाते हैं, गलत बात को उनको ठीक करना होता है, झूठ जो है उसको सच बनाना होता है, हर हालत में कोशिश करते हैं। अब नई पार्टी आप प्रफुल्लित हो रही है, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता 2 स्टेट में आ गई है। अब इनकी कोशिश है इस पार्टी को किसी तरीके से बदनाम करके उसको आगे आने ना दी जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब ये इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है, धर्म के नाम पे जब वोटर का टाइम होता है धर्म के नाम पे फसाद कराते हैं, ऐसी काम बंद करें। बिल्कुल हर चीज को इतना बेहतरीन कंट्री बन सकता है अगर ऐसी चीज ना हो इंडिया में। जी अगर हेट स्पीच पे लगाम लगाए। जी हाँ, हेट स्पीच पे नहीं, इनके थ्रू ही आती सारी जो मीडिया होता है, ये सब कुछ कराता है, सब कुछ उनके कहने पर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे एक नियमित दर्शक जितेंद्र वालिया, इनका फोन था। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं एक समाज को भी इस बात का जो है आरोप झेलना पड़ता है और ये कहा जाता है कि यही चीज़ जो है यही पसंद की जाती है। अगर आपको मुनाफा कमाना है पत्रकारिता में, चैनल जो है TRP में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस अच्छा करना है और तमाम जो पत्रकार है उनको रोजगार देना है, तो इसी तरह का जो कंटेंट है वो परोसना पड़ेगा क्योंकि लोगों को यही पसंद आता है। इससे कितना इत्तेफाक करते हैं प्रोफेसर? देखिए, जो बड़ी अपलिफ्टिंग बातें होती हैं टीवी चैनल्स में, ऑल इंडिया रेडियो पर, दूरदर्शन में बहुत सारी अपलिफ्टिंग बातें सुनाई जाती थी हमें। मैं तो उस जनरेशन से हूं ना जहां की हमें सवेरे शाम वो भाषण सुनने को मिलते थे। मुझे मालूम है कि हमें अच्छा लगता था कि हम बाहर जाके कबड्डी खेलने पर या टीवी ना देखें और ऑल इंडिया रेडियो पर ना सुने। तो ये जो नई चैनल्स आए हैं जो कि वो चीजें उनकी चर्चा कर रहे हैं जिनसे कि लोगों को जिनमें इंटरेस्ट है, तो वो तो होना ही होना है, होना भी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। केवल जो इश्यू आता है वो ये आता है कि हम किस पॉइंट पे हम अभद्रता करना
बंद कर दें, क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस जब आपस में पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं तो थोड़ी सी अभद्रता तो होती ही होती है। आप में से आप लोगों ने गौर किया होगा, गोदी मीडिया एक फ्रेज है जो कि बड़ा चलता है आजकल, पॉपुलर सा फ्रेज है। गोदी मीडिया, आपको नहीं लगता गोदी मीडिया एक बहुत मोटी गाली है जो कि आप एक बहुत बड़े तबके को, प्रोफेशनल तबके को आप दे रहे हैं? जो प्रोफेशनल तबका आपको जानकारी ला के दे रहा है उसका आप गोदी मीडिया करके आप राजीव जी, एक कमर्शियल मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी बात जो गोदी मीडिया वाली है इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ा है, एक ब्रेक लेते हैं और फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जो कि टीवी एंकर्स को जिसमें फटकारा गया है और केंद्र सरकार से भी सवाल किए गए हैं। गोदी मीडिया की बात कर रहे थे आप प्रोफेसर, मैं जानना चाहूँगी कि गोदी मीडिया ज़्यादातर हमने यही देखा कि एक तरफा जो तस्वीर है, किसी भी जो घटना है, किसी भी जो समाचार है उसको उसकी एक तरफा तस्वीर परोसी जाती है और जो उनके फेवर में नहीं लगता या ऐसा लगता है कि टीआरपी के अगेंस्ट जा सकता है उसे दिखाया ही नहीं जाता। देखिए, यदि एक टीवी चैनल है जो कि किसी एक विशेष एपिसोड का केवल एक पक्ष दिखा रहा है तो दूसरे टीवी चैनल के पास फैसिलिटी है कि उसका दूसरा पक्ष दिखा ले। इसमें पक्ष इतना आप मान के चलिए, मैं पिछले 30 सालों से इतिहास पे रिसर्च कर रहा हूं जहां कि हमारे को इस तरह से पक्षपात को लेके बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं प्रोफेशनल पक्षपात वाले गेम में हमें मालूम है कि किसी भी तरह से नो पावर ऑन अर्थ जो कि आपको ये इंश्योर कर सके कि आप जो बोल रहे हैं वो हर किसी को अच्छा लगेगा। कुछ लोग जरूर होंगे जो कि कहेंगे कि ये हमें पसंद नहीं है और वो फिर आपके ऊपर आक्षेप लगाना शुरू कर देंगे जी। आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप उन आक्षेपों को कितने सीरियसली लें। तो गोदी मीडिया करके जो चीजें, ये तो मेरे ख्याल से हमारे प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट हैं इनके लिए एक बड़ी मोटी गाली होती है और ये देने वाले लोगों को कहना चाहिए कि भाई इस तरह की बातें आप करना बंद कर दें। ये जरूर है कि हमारा जो मीडिया है, हमारा मीडिया जो है वो लोगों को केटर करता है, लोगों के टेस्ट को केटर करता है और यदि हमारे जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, यदि हमारे लोग ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में हो रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो क्यों ना दिखाई जाए। यदि वो कमियां दिखाने से हमें अरबिया से माफी मांगनी पड़ती है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मांगनी पड़ेगी, पर हमें अपनी अस्मिता नहीं छोड़नी चाहिए। हमें जो सही बात है वो हर हालत में बोलनी चाहिए। ये जरूर है कि हमें सही बात को सभ्य तरीके से, गरिमामय तरीके से बोलना सीखना पड़ेगा। वो जो गरिमामय तरीके से बात करने वाली चीज है वो केवल आपके मीडिया में ही नहीं, आपके समाज में भी नहीं है। आप सड़क पे चले जाइए, वहां आपको गरिमामय पूर्ण बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा, क्लासरूम में देखने को नहीं मिलेगा, पब्लिक मीटिंग्स में देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी व्यक्ति के पास मौका मिलता है दूसरे को धौल जमाने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, उन दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने से चूकता नहीं है। तो ये जो हमने परंपरा शुरू करी है अपने देश में, हमें इस परंपरा को खत्म करना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश को वापस पुरानी सभ्यता की तरफ मुखातिब होना होगा। हमें सीखना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है। जी, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, सुन लेते कि वो क्या अपनी राय यहाँ पर रखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक पे। जी नमस्कार जी, तीनों एक्सपर्ट्स को मेरी जय माता दी। लेकिन मेरा दिल से प्रशंसा मैं प्रोफेसर राजीव टंडन जी को कहूंगा। राजीव लोचन जी। प्रोफेसर साहब, मेरी दिल से बहुत मेरे को राहत मिली आपके ये लफ्ज सुन के कि जिस तरह भी आपने ये सारी चीज को संक्षेप में समझाया है। मेरा एक प्रश्न है जी, अपना प्रश्न है और वो मैं अपनी बेहतरी के लिए मैं आपसे उसके लिए तजवीज मांग रहा हूँ। एक शब्द जो है एक कंटेक्स्ट में वो अमर्यादित होता है, दूसरे में वो अमर्यादित होता है। उदाहरण के तौर पे अब जैसे गोदी मीडिया अक्सर ये कुछ लोग बड़ा चीपली लूजली यूज करते हैं। हमारे भारत में आज का ये अमर्यादित है, क्यों कि हमारे लोगों के चुने हुए नेता मोदी जी, उनके ऊपर ये एक तरह से लांछन लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं बैक स्टैपर मुशर्रफ जो पाकिस्तान का है वो मैं समझता हूं मर्यादित है। तो इसके बारे में आप मेरे को बताएं कि एक शब्द जो है वो एक कंटेक्स्ट में मर्यादित है लेकिन दूसरे में अमर्यादित है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये इस पर आप अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी जी, बहुत बहुत जी राजीव जी। देखिए, यही पे तो बात आती है ना कि हमें सीखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम केवल एक समय में मर्यादित रहें। हमें सीखना पड़ेगा, अपने शब्दों का चयन इस तरह से करना पड़ेगा, हमें अपनी बोलचाल इस तरह की बनानी पड़ेगी कि हम
किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी दुर्व्यवहार करता हुआ सब नजर ना आए। हमें सीखने की जरूरत है। जो आपने जो एग्जाम्पल दिया था ब्रिटेन का, जहां की टीवी चैनल्स को फाइन किया गया था, आप इसी सिलसिले में जो टीवी चैनल्स में ब्रिटेन में जो लाइसेस्टर और बर्मिंघम में झगड़े हुए, इनके जो रिपोर्टाज हुई, इसको देखिए, वो कितनी संयम के साथ रिपोर्टाज कर रहे हैं, कितना संभाल के कर रहे हैं। हम सीख सकते हैं कि कैसे संयमित रहना चाहिए। ये बड़ी आसान चीज है, पर हमें मन लगा के करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉलर का भी। लेकिन जब हम लेस्टर की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, अहलूवालिया से मैं समझना चाहूँगी कि अहलूवालिया जी, वहाँ पर भी जो है एक सोशल मीडिया जो है, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। शायद ये पूरा का पूरा ठीकरा जो है क्यों फोड़ा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी एंकर्स पर। सोशल मीडिया का जो रोल है, और इसमें कहीं ना कहीं जो नेताओं के जो ग्रुप हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अपने पर्सनलाइज ग्रुप होते हैं। व्हाट्सएप, यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रही है। हेट स्पीच का एक बड़ा सोर्स जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स भी है। नेहा जी, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हेट स्पीच जो सी है, जैसे पहले का भी एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है उसकी? वो बेसिक सोशल मीडिया करे, नॉर्मल मीडिया करे या पॉलिटिशियन करे, सजा जो उनसे है वो सबको सेम मिलनी चाहिए। बेसिक पैनलिस्ट मैं करूं, अगर मैंने कोई गलत बात बोली है तो मेरे ऊपर भी वही सजा होनी चाहिए जो बाकी पैनलिस्ट पे। ये नहीं होना चाहिए कि आप सरकार का हिस्सा है तो आपके ऊपर सजा अलग होगी, अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं है तो आपके ऊपर सजा अलग होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबके ऊपर अगर कोई ऐसी बात करता है तो हर एक के ऊपर इक्वल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ लफ्ज जो सी नई सरकार ने, सेंटर की सरकार ने अनपार्लियामेंट्री कह के कहा, इनको आप पार्लियामेंट में यूज नहीं कर सकते, हम सहमत हैं। लेकिन अगर वही शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से आते हैं तो वो कैसे ठीक होते हैं? जब उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि कुछ लोग जो उनसे हैं ये आंदोलन जीवी हैं, लेकिन जब ये कह जाते हैं कुछ बात करेगी जुमला जीवी, तो उसको डाल दिया अनपार्लियामेंट्री के अंदर। लेकिन आंदोलन जीवी जो सा था वो अच्छा लफ्ज था, उसको नहीं डाला गया। तो ये जो सी चीजें हैं, ये जिस हिसाब से आप लोग करते हैं, इसके अंदर बैलेंस रखिए। प्रोफेसर साहब एग्जांपल बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन इंक्लिनेशन इनकी किस तरफ है ये सबको क्लियर हो रही है। जब ये बात करते हैं कि गोदी मीडिया की बात करते हैं, क्यों गोदी मीडिया किसान आंदोलन पे जाके नहीं दिखाता असलियत? क्यों गोदी मीडिया जो है गुजरात के अंदर जहां इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के हक में लोग बोल रहे हैं, उसको नहीं दिखाता? ये सारी चीजें क्यों आप लोग बैलेंस करते हैं? क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई है देश के अंदर जहां पे मीडिया चैनल्स को ये कहना पड़ रहा है? इससे पहले आज तक क्यों नहीं कहा गया? आज से पहले जब और सरकारें रही हैं या स्टेट्स के अंदर सरकारें, वहां पे ऐसी हेट स्पीचेस के ऊपर इतनी बात क्यों नहीं होती? इलेक्शंस के अंदर जब इलेक्शन रैलीज होती हैं, तब कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग तालियां मार मार के ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन था कि जो प्रेजेंट सरकार है वो अपने जब उनके लोग ऐसी बातें करते हैं तो उनके कान और आंखें जो हैं वो बंद होती हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन के करते हैं तो उनको ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। नेहा जी, जो बात अहलूवालिया कह रहे हैं, मुझे एक मसला, एक घटना याद आती है जो कि हमारे वर्तमान आईबी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक हेट स्पीच दी थी और उसके बाद जो है कैबिनेट में उनका प्रमोशन हो गया, उन्हें मंत्रालय मिल गया। तो ये जो आरोप है बार बार साबित भी हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए नेहा जी, यहाँ पर केवल और केवल बीजेपी की बात हो रही है। मैं बहुत हैरान हूँ और मैं अहलूवालिया जी से तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि इन्हें केजरीवाल जी की हेट स्पीच, जो केजरीवाल जी की तरफ से हेट स्पीच आती है, वो ध्यान नहीं आ रही, और इनके आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो हेट स्पीच पंजाब में आई, क्योंकि मैं सानेवाल विधानसभा प्रभारी के नाते इलेक्शन कैंपेन में वही थी। 4 महीने हम लोग पंजाब में रहे और वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जितनी हेट स्पीच हमने सुनी बीजेपी के, स्पेशली फॉर बीजेपी लीडर्स, वो हेट स्पीच इनको ध्यान नहीं आती। चाहे वो लोकल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर स्ट्रीम में पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए कोई भी बात करती हैं। आप हेट स्पीच की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं राजीव लोचन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उस हेट स्पीच की डेफिनेशन में गोदी मीडिया भी आएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता 18 करोड़ हैं इस देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर कितने करोड़ों में हैं। आप इतने सारे करोड़ों लोगों की जो
भावनाएं हैं उनको आहत करते हैं जब आप गोदी मीडिया कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मीडिया पर्सनालिटीज की जितनी संख्या आज जो भी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही है, चैनल्स पर दिखा रही है, वो उनको आप निष्पक्ष पत्रकारिता ना कहकर गोदी मीडिया की तरफ एक शब्द यूज करके आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं कहूंगी ये बात की बेइज्जती कर रहे हैं आप, ऐसे एंकर्स के काम की आप अवहेलना कर रहे हैं। ये शब्द कहने से केवल मात्र आप उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, वो अपना पक्ष दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं वो आए हैं कि किस तरह से एंकर की जिम्मेदारी है हेट स्पीच को रोकने की। विषय हमारा आज डिस्कशन का ये है और इस डिस्कशन में ये जिम्मेदारी केवल एंकर की बनती है कि इस तरह का गोदी मीडिया या ऐसे और जो हेट स्पीच के शब्द हैं, चाहे वो किसी स्पेसिफिक धर्म को लेकर हो या एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के हमारे सुप्रीम लीडर को लेकर हो, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर हो, एक प्रोटोकॉल होता है। एक प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल है, वो हर देश फॉलो करता है। आप अमेरिका को उठाकर देख लीजिए, आप यूके को उठाकर देख लीजिए, आप रशिया को उठाकर देख लीजिए। हर देश का एक प्रोटोकॉल है वहां के सुप्रीम पावर के लिए और सुप्रीम लीडर के लिए। लेकिन ये भारत ही है जिसमें आप अपने प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसे छोटे व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया का कैमरा ऑन करके एक यूट्यूब पर चैनल बनाकर कुछ भी आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कह सकते हैं। इन सब चीजों पर चेक जरूर होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। और राजीव लोचन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया में ये बात स्पष्ट तौर पर कहने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद। जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन सवाल मेरे बने हुए कि हेट स्पीच को लेकर जो केंद्र में, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि भटक रहे हैं मसले को लेकर कि हेट स्पीच वाकई में क्या है, कहाँ ज़्यादा नियंत्रण की दरकार है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। फिर से स्वागत करते हैं आपका स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि वो खुद ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, हेट स्पीच के लिए, लेकिन मैं लेस्टर की जब बात देखती हूँ, वहाँ पर हिंसा हुई और हिंसा लगातार कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक बनी रही, लेकिन वहाँ का जो मीडिया है उसने इस तरह का जो है बर्ताव नहीं दिखाया। लेकिन ये हिंसा फैली वो सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फैली। ऐसे में लगता है कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है हेट स्पीच को बढ़ावा देने में, चाहे हम बात यूके की करें। देखिए, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म को हम बार बार ब्लेम कर रहे हैं, इसमें भी एक चीज ध्यान रखिए, सोशल प्लेटफॉर्म बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है लोगों के साथ, और लोगों के विवेक पे हमें थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा कि लोगों में ये क्षमता है कि वो सच और झूठ में भेद कर सके। एक समय था जब लोग भोले थे, उन्हें जो भी चीज नजर आती थी या जो भी चीज उन्हें सुनाई जाती थी उस पर विश्वास कर लेते थे। पिछले 10-15 सालों में जब से ये सोशल मीडिया चला है, जब से टीवी चैनल्स इतने सारे आ गए हैं, लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो आप ये ना मान के चले कि सोशल प्लेटफॉर्म में के जरिए हेट फैलाया जा रहा है। यदि सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए माइक्रो डिटेल्स किसी एपिसोड के शेयर किए जा रहे हैं तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, जो यूके वाला एग्जाम्पल आपने लिया, उसमें जो वो लोग दंगा फसाद करने के लिए सड़कों पे आए थे, आप गौर करिए, वो दंगा फसाद करने वाले तो 20-25 थे। ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा समाज जुड़ा हुआ था उस दंगा फसाद में। तो ये जो 20-25 लोग दंगा फसाद कर रहे थे, ये 20-25 लोग सोशल मीडिया के जानकारी के आधार पे थोड़ी आए थे, ये तो वैसे भी आने वाले थे। सोशल मीडिया इनके लिए एक एक्सक्यूज बन गया। तो आप मान के चलें कि यदि समाज में झगड़े होंगे, यदि समाज में किसी तरह का कम्युनल किस्म का कॉन्फ्लिग्रेशन फैलना होगा, तो लोग इस तरह की झूठी खबरों को की आड़ लेके दंगा फसाद करेंगे। झूठी खबरें उनको दंगा फसाद करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही, इससे आप निश्चित रहे। जी, लेकिन राजनीति को जब इससे जोड़कर देखा जाता है तो हम बेशक कह सकते हैं कि स्थिति ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि यूके में पाकिस्तान के भी लिंक कहे गए थे कि इसमें पाकिस्तान का भी, जो पाकिस्तान समर्थित भी इस तरह के जो है वो यहाँ पर हिंसा हो सकती है, ये भी कहा जा रहा था। मेरे ख्याल से जो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को और ये सारी चीज को बहुत क्लोजली फॉलो करता रहता हूं, तो मेरे ख्याल से तो यूके में जो हुआ था वो पूरी तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। एक पूरा साइऑप्स करके एक चीज होती है जो कि लड़ाई में इस्तेमाल की जाती है, युद्धों के लिए होती है, मिलिटराइजेशन ऑफ नॉलेज। तो ये मिलिटराइजेशन ऑफ नॉलेज होता है। आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी बार बार गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करती है, या अभी जो मेरे ऊपर इन्होंने आक्षेप लगाया है, ये सारी चीजें मिलिटराइजेशन की कैटेगरी में आती हैं। कि आप कभी हैवी मिलिटराइजेशन करते हैं, कभी लाइट मिलिटराइजेशन करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप केवल उतना बोलें जितना बोल के आप बच निकल सकते हैं,
और यदि आप पकड़े गए तो फटाफट झुक के माफी मांगना शुरू कर दो। तो इसके बारे में अब क्या किया जा सकता है? अहलुवालिया से मैं समझना चाहूंगी, अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे और कहीं फंसेंगे नहीं। जी, अहलुवालिया से समझना चाहूंगी, लेकिन एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं, एक और हमारे दर्शक जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। नेहा जी नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मेरी कॉल लेने के लिए जी। इसमें मैं थोड़ा सा ये अपना विचार रखना चाहता हूँ। जी, संक्षेप में, समय हम बहुत कम है। जी 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 जी, जब भी आप कहेंगे रोक देंगे। देखिए, इसमें जो हम ये कह रहे हैं कि हमें कानून बनाना चाहिए, वो होना चाहिए, को फिक्स होना चाहिए, ये यहाँ ना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर आप कुछ भी किसी तरह का भी कानून बनाएंगे और ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं भाषा के, हिंदी के कह लीजिए, दूसरा हर बात के आप कुछ भी बनाएंगे वो दो मतलब निकलेंगे। चाहे आप कर भी लीजिए, वैसे तो बनेंगे नहीं, कि क्या बनाएंगे, वो तो थोड़ी देर बाद ही वो तो उसका कोई दूसरा मतलब निकाल लेंगे। और ये जो केजरीवाल जी जो राजनीति के नेटवर्क ला रहे हैं वो तो कमाल ही कर रहे हैं। मोदी जी ने तो देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और वो देखिए, इस देश का पैसा ही वो एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं। उनको मतलब कि लोगों का पैसा ही करके, और जो मोदी मीडिया से क्या कहना है कि इतना पैसा वो दे रहे हैं, जो भी इनको कवर करते हैं वो उनको पूछते ही नहीं, कुछ दिखाते ही नहीं कि जो आपने बनाया हुआ ये दिखाइए तो सही, कौन से क्या स्कूल है, क्या प्रमोशन है, इतना उतना आके वो टीवी पर बोलते हैं, कहाँ से आता है पैसा। जी, बहुत दूसरा एक चीज और है जी जी नहीं, फिर यहाँ देखिए वो चीज नहीं है यूएस में, जैसे वहाँ ये पॉलिटिशियन भड़काते हैं, और यूके में भी ऐसे ही। लेकिन एक इंडिया ऐसी कंट्री है कि जो चाहते ही नहीं कि लोगों में चैन आए, कि लोगों को ठीक पता चले। जी, बहुत भड़काते बहुत है। जी, धन्यवाद। और एक चीज और मैं जल्दी से कह देता हूँ, ये राजीव जी भी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं और नेहा जी भी बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी यहाँ 2-3 खालिस्तानी है, चाहे वो सिखों का हो या दूसरे विशेष धर्म का हो ना, तो एकदम को कूद जाते हैं, तो उनकी बात का आप बुरा ना बनाए। तो बाकी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नटवर लाल कहा है इन्होंने, और इस तरह की जो बातें होती हैं अहलुवालिया जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, और प्रोफेसर ने जो बात कही आपके लिए, आप किस तरह से इसकी व्याख्या करना चाहेंगे? देखो, ऐसा है जी कि हम लोग तो आम आदमी पार्टी वाले अपना सारा कुछ छोड़ के, क्योंकि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो अपना सारा प्रोफेशन छोड़ के, मैं डॉक्टर था, मैंने हॉस्पिटल छोड़ के 20-22 साल की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं थी अगर पिछली सरकारें अच्छा काम कर रही होती। पुरानी सरकारें अच्छा काम नहीं कर रही। अगर आप लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं तो हमें पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं हम पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, लेकिन अच्छा काम करो तो सी। अब नेहा मैडम जी को आपने एक सवाल पूछा कि हेट स्पीच के ऊपर आपके एक नेता ने कहा था, इन्होंने उस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पहले लोग बोल लेते, लोग तो आज भी बोल रहे हैं। लोगों को आप जो चीज दिमाग में डालोगे लोगों दिमाग में ले लेते हैं वो चीज। क्यों ऐसी बातों को हम फैलाते हैं? लोग भोले नहीं है, लोग होशियार है। मैंने ये कहा था सर साहब, मैं आपके टाइम में नहीं बोला, मैंने भी तो सारी बातें सुनी है। मेरी भी विनती है, हम लोग अपना सारा प्रोफेशन छोड़ के इस एज के अंदर अरविंद केजरीवाल जी छोड़ के आए हैं। आप आज हमें खालिस्तानी कहते हैं, कभी हमें ये कहा जाता है कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं। हम तो बदलाव इसलिए लेने आए हैं ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके। अगर लोगों को अमीर करना है तो उनको दी जाए, अगर लोगों को आसान करना है तो उनके ऊपर हेल्थ के ऊपर काम किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अच्छा काम करती है, हम तो खुद कहते हैं हम पॉलिटिक्स से चले जाएंगे, आप लोग अच्छा काम करो तो नहीं। आज जो पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आज बात है हेट स्पीच की कर रहे हैं हम। जी, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि हेट स्पीच अगर आप देखो, नेहा जी ने कहा कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, तो बहुत बड़ी पार्टी है तो आपके पास कोई स्पेशल राइट आ जाता है कि आप कोई भी हेट स्पीच करेंगे और लोग आपकी साइड दें? ऐसा नहीं होता। नेहा जी, हमारी छोटी सी पार्टी है और बड़ी बड़ी पार्टीज जैसे पंजाब से आप आती हैं, आपको पता है पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि हेट स्पीचेस के अंदर आप लोगों की मास्टरी है। आप ये समझते हैं कि रिलीजन के ऊपर लोगों को डिवाइड किया जाए, हेट स्पीचेस फैला के ऐसी बातें फैलाई जाए
समय कम है, लेकिन नेहा जी, मैं आपसे एक संक्षेप में जवाब समझना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी पे बार बार ये आरोप लगाया जो विपक्षी दल है, और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि विपक्ष की भूमिका को भी मजबूती से यहाँ पर जो है जगह मिलनी चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि हमारी पार्टी बहुत है, कार्यकर्ता बहुत है, समर्थक बहुत है, लेकिन क्यों उन्हीं को ज्यादा, अगर ज्यादा उन्हीं को समय मिलेगा तो विपक्ष की आवाज कौन सुनेगा? नेहा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एंकर के विवेक की एक बात है कि वो किस व्यक्ति को ज्यादा समय दे रहे हैं, कम समय दे रहे हैं। आप मीडिया में हैं, आप चैनल में काम करती हैं, मैं भी चैनल में काम कर चुकी हूँ। एंकर के ऊपर ये दबाव कभी भी नहीं होता कि आपको इस व्यक्ति को ज्यादा समय देना है या इस विचारधारा को ज्यादा समय देना है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो दबाव होता है, दबाव होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वो खुलकर नहीं बोल पाते क्योंकि सबको अपने परिवार की रोजी रोटी कमानी है। ऐसा नहीं है। मैं 20 साल मीडिया में काम कर चुकी हूँ, मैं 20 साल मीडिया में काम कर चुकी हूँ। 20 सालों में आज तक कभी भी मेरे सामने ये बात नहीं आई कि आपको इस विचारधारा को बढ़ावा देना है, इसीलिए आप डिबेट में इसको एक अलग मोड़ दे देंगी या आपको देना है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये बात स्पष्ट के तौर पर समझनी होगी कि स्वतंत्रता की बात आती तो भारत 150वें नंबर पर है। नेहा जी, भारत 150वें नंबर पर है। मीडिया की अगर जो बात आती है स्वतंत्रता की, तो भारत 150वें नंबर पर। कहीं ना कहीं जो देश की छवि, अगर मैं पत्रकारिता की, स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करूं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो 150वें नंबर पर आना, क्या ये इससे देश की छवि खराब नहीं होती है? देखिए, एक बारीक लाइन आपको खींचनी होगी। आप किसको निष्पक्ष पत्रकारिता कह रहे हैं और किसको आप हेट स्पीच कह रहे हैं, ये बारीक लाइन आपको निर्धारित करनी होगी और आपको समझनी होगी। जिस दिन आप ये निर्धारित कर लेंगे कि निष्पक्ष पत्रकारिता क्या है और हेट स्पीच क्या है, बिल्कुल समाप्त हो गया। इसलिए एक लाइन में मैं प्रोफेसर से भी समझना चाहूंगी कि समय बिल्कुल खत्म हो गया। एक लाइन में प्रोफेसर क्या कहना चाहेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि हमें ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स है, इनके पीछे बहुत ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। हमारे जो पत्रकार हैं, ना ये किसी से डरते हैं, ना ये कुछ कहने से हिचकते हैं। ये वो कह देते हैं जो कि इनको लगता है कि ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि मल्टीपल वॉइसेस तो हर जगह होंगी। अभी आलूवालिया साहब ने कहा कि देखो आम आदमी पार्टी ये बोल रही है, बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो आम आदमी पार्टी के एजेंडा मुझ पर भी कभी कोई दबाव नहीं रहा। मैं ये भी यहाँ पर कबूलना चाहूंगी कि मुझ पर भी कभी कोई दबाव नहीं रहा। मैं जो चाहती हूँ, जो सही लगता है, वो यहाँ पर खबर दिखाती। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं आज हमारे पैनलिस्ट का कि उन्होंने हेट स्पीच को कहीं ना कहीं जो है एक समझाने की, दर्शकों को जो सामने रखने की कोशिश की कि वाकई में हेट स्पीच की वो कहाँ पर है। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो सवाल उठाए वो कहीं ना कहीं सबको इस पर सोचना चाहिए और इसका हल निकालने के लिए भी सबको अपना योगदान जरूर देना चाहिए। और अब आखिर में दर्शकों से अपील है कि स्टेट टॉक से जुड़ी कोई बात शो के दौरान नहीं रख सके हैं तो कृपया info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।